हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आज बड़ा मजा आने वाला है। आज हम एनएलएम के ये 4 सवाल डिस्कस कर रहे होंगे। 1.60, 1.72, 1.74 और 1.75 इरोडोव के प्रॉब्लम्स। अब इरोडोव होगी आसान। सिर्फ अच्छे बच्चों को क्यों मिले अच्छे सवालों का अधिकार। हर बच्चे को कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स करने की आदत डालनी चाहिए ताकि जेई एडवांस में और बेहतर रिजल्ट आए और ब्रेन का डेवलपमेंट हो, ब्रेन की स्टॉर्मिंग हो, फिजिक्स और ज्यादा अच्छे से कंसेप्चुअली डिटेल में समझ आए। इसी उम्मीद के साथ ये रोडो सीरीज चल रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। आइए शुरू करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया हो तो कमेंट करके लिखिएगा, और आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करके लिखिएगा। आइए आगे चलते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आइए देखिए, बड़ा आसान तरीके से सिखाऊंगा कैसे करना है सवाल। ठीक है, आ जाओ। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 1.9, the masses m0, m1 and m2 of the bodies are equal. देख रहे हो कैसे खेला जाता है आपके साथ। तीनों के मासेस m m m भी लिख सकता था वो, ठीक है, लेकिन उसने बोला तीनों के मासेस अलग अलग है और इक्वल है। पहले ही बोल देता कि तीनों का मास सेम है, लेकिन आपको कई बार वेरिएबल्स में फंसाया जाता है सवालों में ताकि आप कुछ गलती करें। वैसा ही ये एक सवाल है। देखिए आगे बढ़ते। द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल। पुली और रस्सियां आपकी आइडियल है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली। पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द एक्सीलरेशन W with which body m0 comes down. वो एक्सीलरेशन बताना है। यहाँ पे एक्सीलरेशन को ये W बोलता है। वो एक्सीलरेशन बताना है जिससे वो नीचे आ रहा है। टेंशन ऑफ द थ्रेड भी बताना है, इन दोनों के बीच की वायर का टेंशन भी बताना है। आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इक्वल टू K। ये सरफेस बेटा रफ है और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे, वो है आपको दिया गया K। समझ गए? कि आपको दिया गया है। अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं सवाल को। सबसे पहले एनएलएम और फ्रिक्शन के सवालों में सबसे पहली चीज होगी एफपीडी बनाओगे। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एफपीडी बनाओगे, चीजों को एनालाइज करना सीखोगे। एम नॉट पे देखिए, एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है। फिर आ जाते एम वन पे। एम नॉट का सिंपल एफडी, एम जी नीचे टेंशन ऊपर। अच्छा ध्यान से देखिए, ये रस्सी अलग है, इसे मैं कह देता हूं T1, ठीक है, कोई दिक्कत। ये रस्सी अलग है, इसे मैं कह देता हूं T2, टेंशन T2। अब देखो एम नॉट पे सिंपल एफबीडी, एम जी नीचे टेंशन ऊपर, ठीक है। एम वन पे आ जाते हैं। एम वन पे दो टेंशन, एक इस तरफ T1 और इस तरफ T2, ठीक है। तो M1 पे इस तरफ है बेटा T1, M1 पे इस तरफ है बेटा T2, ठीक है। अब इसकी कहानी समझते हैं। सोचो ये बहुत भारी है, सोचो ये नीचे आना चाह रहा है, तो जमीन रफ है, जमीन एक अपोजिंग फ्रिक्शन देगी इसको, और वो होगा इस तरफ फ्रिक्शन। इसे मैं कह देता हूं फ्रिक्शन 1। अब M2 के एफबीडी में आ जाते हैं। तो M2 पे एक ही रस्सी कनेक्टेड है तो एक ही टेंशन हो। M1 पे तो दो रस्सियां कनेक्टेड थी। M1 को आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो T1 इधर खींच रहा था, T2 इधर खींच रहा था, दोनों तरफ से M1 पे रस्सियां थी। M2 पे जब आप आओगे तो सिर्फ T2 रस्सी है इस तरफ, तो एक ही टेंशन आएगा इस तरफ T2। अब अगर ये बहुत भारी है, ये इन दोनों को आगे खींच रहा है, ये दोनों स्लाइड करते हुए आगे आ रहे हैं, तो इस पे भी फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ। और जाहिर सी बात है M1G नीचे नॉर्मल ऊपर, M2G नीचे नॉर्मल ऊपर, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है म्यू इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू क्या दिया था आपको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सवाल में K दिया, ठीक है। और देखो नॉर्मल ऊपर नीचे तो बैलेंस है, हवा में तो जाएंगे नहीं है, ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल M1G आ रहा है। तो फ्रिक्शन 1 हमारे पास आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर अलग से काइनेटिक फ्रिक्शन तो दिया नहीं है, तो म्यू एक ही दिया था वही ले लेते। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पे यही हो गया, फ्रिक्शन 1 का काइनेटिक फ्रिक्शन
के m1g। उसी तरीके से फ्रिक्शन 2 की वैल्यू आ जाएगी के m2g। समझे बेटा जी, कोई दिक्कत परेशान? चलो आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक तरीका इस सवाल का ये होता है कि आप इसकी इक्वेशंस बनाइए। ये नीचे जाएगा तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिखिए, और नेट फोर्स में से बड़ा फोर्स कौन सा होगा? ये एम नॉट जी माइनस टी। एक इक्वेशन इसकी लिखिए क्योंकि ये आगे जा रहा होगा, तो ये T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू M1 इंटू ए। और ये भी भाई साहब आगे जा रहे होंगे, आपको पूरा विजुअलाइज करना है, इस डब्बों को चलते हुए विजुअलाइज करना है। ये डब्बे आगे जा रहे हैं और ये नीचे जा रहा है, तो ऐसे पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए। और आपके ये इक्वेशंस लिख के आप 3 इक्वेशंस बना के सॉल्व करके चुटकियों में आंसर बता सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं जिससे ये सवाल चुटकियों में खत्म होगा। अ वेरी स्मॉल शॉर्ट ट्रिक जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक ये है, एक्सीलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। खत्म। एक्सीलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। जब भी बेटा ऐसा सिंपल सिस्टम होता है, सिंपल सिस्टम मतलब सारे डब्बों का एक्सीलरेशन सेम है, ठीक है, कोई भी मूवेबल पुली नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा और कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सिंपल सिस्टम है, ठीक है। एक के बाद एक डब्बे कनेक्टेड है और वो चल रहे हैं एक ही एक्सीलरेशन से। तब आप ये लगा सकते हो एक्सीलरेशन नेट इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। देखोगे कैसे आंखों से सवाल को किल कर दोगे, देखोगे और किल कर दोगे सवाल को। देखो कैसे सिखाता हूं आज। तो इसको मैं, इस सेटअप को मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें खींचने वाले फोर्स कौन कौन से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डब्बे को इसकी ग्रेविटी खींच रही है, एग्रीड। यहां पे देखते हैं इनकी ग्रेविटी इनको खींच रही है क्या? नहीं, ग्रेविटी तो नॉर्मल से बैलेंस हो चुकी। आपको मोशन के अलोंग देखना है नेट पुलिंग फोर्स, अलोंग द मोशन आपको देखना है नेट पुलिंग फोर्स। तो ग्रेविटी तो इनकी बैलेंस हो चुकी, इसका मोशन इस तरफ है लेकिन फ्रिक्शन पीछे है, फ्रिक्शन पीछे है। तो खींचने वाला फोर्स है एम नॉट जी ग्रेविटी और रोकने वाले हैं फ्रिक्शन। तुरंत हो गया गेम खत्म। आप इसको ना ऐसे खोल दो, पूरा हॉरिजॉन्टल ले आओ, तो ऐसे लाओगे तो आपको ये सिस्टम मिल रहा होगा। कॉमन सेंस लगा के एक्सीलरेशन नेट आ गया, नेट पुलिंग फोर्स ये खींचने वाला है, ये दोनों अपोजिंग है, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2 की वैल्यू रख दी और डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दिया। तो देखो अगर आपको ये तरीका आता हो तो 30 सेकेंड्स में आप इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते थे। गेम खत्म हो चुका है। मासेस बेटा सेम है तो तीनों मास को मैं m रख देता हूं, ठीक है, और आंसर हमारे सामने होगा। ये रहा आंसर, mg कॉमन ले लेते हैं तो mg कॉमन 1 माइनस 2k अपॉन में 3m, m से m कट गया, एक्सीलरेशन आपके सामने है बेटा। यस, दिस इज द एक्सीलरेशन इस सवाल का जब तीनों ब्लॉक चल रहे हैं। कैसे चुटकियों में हमने खेल खत्म कर दिया। इसका बड़ा वाला तरीका भी आप कर सकते थे, इंडिविजुअल इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते थे, बट दूसरा तरीका ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे ही आप कीजिएगा। अब टेंशन निकालना है आपको, तो टेंशन कौन सा निकालना है? ये वाला। इसके लिए मैं M2 का FBD बनाता हूं बेटा, वो ज्यादा आसान होगा। आज M2 का FBD बना देते हैं, सिर्फ मोशन के अलोंग बना देता हूं। तो टेंशन 2 इस तरफ था बेटा, फ्रिक्शन 2 इस तरफ था बेटा, एक्सीलरेशन थी इस तरफ, कोई दिक्कत। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सीधी सी इक्वेशन लगा देते हैं। आजा, ठीक है। तो खींचने वाला फोर्स कौन है? बड़ा फोर्स कौन है? टेंशन। फ्रिक्शन तो अपोज कर रहा है, इसलिए बड़े में से छोटा फोर्स माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझे प्यारे बच्चों? और टेंशन आ जाएगा ma प्लस फ्रिक्शन 2, हो गया खत्म। रख देते हैं वैल्यू m इंटू यहां से g माइनस 1 माइनस 2k अपॉन 3, एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दी बच्चे, प्लस फ्रिक्शन क्या था kmg। देखो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते बेटा, mg माइनस 2k mg अपॉन 3 था, ये था। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते,
3 के mg डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा mg प्लस के mg बाय 3, यहाँ से mg कॉमन और 1 प्लस k बाय 3। ये टेंशन आपको मिल चुका है क्योंकि मैंने मासेस की वैल्यू सबकी सेम ले ली ना बेटा, ये ले ली m सेम ले ली, तो ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा और ये आपका टेंशन आ चुका है। काफी आसानी से चुटकियों में ये सवाल खत्म। एक चीज और ये बोल रहा है, कंसिडर पॉसिबल केसेस। केसेस एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आओ ध्यान से देखना, एक बार फिर से एक्सेलरेशन निकालना सिखा दूं, मजा आ रहा है आ जाओ। यहां से लग रहा है mg, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर इसको लग रहा है kmg फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में, करेक्ट, डन। तो यहां से पुलिंग फोर्स है और ये स्टॉपिंग फोर्स है, तो एक्सेलरेशन तुरंत आ जाएगा। नेट पुलिंग फोर्स में mg खींच रहा है, ये दोनों अपोज कर रहे हैं, माइनस के एम जी अपॉन में टोटल मास m 3m हो गया। सॉल्व कीजिए, mg कॉमन 1 माइनस 2k अपॉन में 3m, m से m गया और मिला आपको g/3 1 माइनस 2k। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अगर 1 माइनस 2k ग्रेटर देन 0 होगा, यानी इधर उधर ले जाओ तो k हाफ से छोटा होगा। देखो 2k उधर ले जाओ फिर 2 से डिवाइड कर देना। k अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हाफ से छोटा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यानी जो हमने केस माना है कि पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन आगे की तरफ है और इसका नीचे की तरफ है, वो सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ज्यादा हुआ तो चलो ठीक है, अगर मैं बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ हुआ तो देखो k को रखो हाफ, 2 इंटू हाफ बचा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, एक्सीलरेशन आ जाएगा 0, यानी एक्सीलरेशन 0 है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, जस्ट मूवमेंट हो रहा होगा, या फिर इसको इक्विलिब्रियम पे भी आप मान सकते हो, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर k हाफ से ज्यादा है तो k हाफ से ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर k हाफ से ज्यादा, यहाँ पे 1 रख दो, k सोचो तो नेगेटिव आ रहा है एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब जिधर हमने माना था उसका अपोजिट जा रहा होगा। तो सोचो तो जरा, क्या अपोजिट जा सकता है? क्या ये सिस्टम अपने आप उल्टे डायरेक्शन में आ सकता है? सोचो अगर ये सिस्टम पीछे जा रहा होगा ना, कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो आपको लगेगा ये तो मैजिक है, भूत आ गया है कोई यहाँ से कोई खींच नहीं रहा और यहाँ पे सिस्टम जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है, अर्थात यह है कि फ्रिक्शन की पकड़ मजबूत है तो फ्रिक्शन उसको चलने नहीं देगा। यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नॉट पॉसिबल, यानी फ्रिक्शन रोक के रखेगा। यानी अगर आपका k हाफ से ज्यादा है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, सिस्टम होगा एट रेस्ट। समझ गए बच्चा लोग? है ना, इनिशियल स्पीड तो 0 थी, रिलीज किया था, तो इसलिए सिस्टम होगा एट रेस्ट इस केस में। तो ये सारे पॉसिबल केसेस हो गए, बहुत बढ़िया, मजा आया। अगले सवाल पे सीखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस्ड है बेटा ये सवाल, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस्ड है। फाइंड द एक्सीलरेशन w ऑफ बॉडी 2। इसका एक्सीलरेशन में लिख देता हूँ a2, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। डन। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, इफ द मास इज eta टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ बार m, इसको अगर m मान लो तो इसका नाम है eta m। eta टाइम्स ग्रेटर यानी eta m, मास है इसका m, उसका eta m। एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अल्फा है और यहाँ पे आई थिंक कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, पुलीज और थ्रेड्स आइडियल है। लुक इनटू पॉसिबल केसेस। आओ कंस्ट्रेंट रिलेशन सीखेंगे इस सवाल में। चुटकियों में मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन करना सिखाऊंगा। जिसको इस वीडियो से पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं आता था वो भी ये देख के तुरंत करना सीख जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो आपका इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, यहाँ पे ये एक और डब्बा है। अब ध्यान से देखो, दिस इज मूवेबल पुली, दिस इज मूवेबल पुली।
ये वाली पुली तो फिक्स्ड है इंक्लाइन प्लेन पे, ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये पुली मूवेबल है, ये पुली मूवेबल है बेटा, मूवेबल पुली है, दिस इज अ मूवेबल पुली। यस, तो मूवेबल पुली में क्या होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन हमेशा ध्यान रखना। इन दोनों डब्बों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, इन दोनों डब्बों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, दोनों की रस्सियां भी अलग अलग है। ध्यान से देखो, ये एक रस्सी है जो ऐसे जा रही है, ये रही एक रस्सी, ये रही एक रस्सी जो ऐसे जा रही है। दूसरी रस्सी देखो आप, सेकंड नंबर की रस्सी ये रही, ये है रस्सी नंबर 2। दोनों अलग अलग रस्सियों से है कनेक्टेड, सेम रस्सी से नहीं है कनेक्टेड। देखो ब्लैक वाली रस्सी यहाँ पे आके खत्म हो गई, ये पर्पल कलर की रस्सी यहाँ पे खत्म हो गई, यानी दोनों डब्बे अलग अलग रस्सियों से कनेक्टेड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा और रास्ते में है मूवेबल पुली। तो खेलते कैसे यहाँ पे, आओ सिखाएं आपको। तो कंसेप्ट होता है वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज जीरो। क्या होता है कंसेप्ट, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज जीरो। यस, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज जीरो। क्या होता है कंसेप्ट, फिर से रिपीट करूंगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज जीरो। ऐसे सोचो, रस्सी मासले से, ठीक है, रस्सी में मास, तो रस्सी कोई एनर्जी होल्ड भी नहीं कर सकती, तो रस्सी नेट में कोई एनर्जी ले भी नहीं सकती नेट में, और रस्सी नेट में कोई एनर्जी टोटल दे नहीं सकती। यानी अगर कहीं से रस्सी पे एनर्जी मिल रही है तो उसको देनी पड़ेगी, ताकि वो होल्ड नहीं कर सकती एनर्जी। फिर से रिपीट करूं, रस्सी मासले से तो वो कोई एनर्जी होल्ड नहीं कर सकती, तो कहीं से उस पे आ रही एनर्जी तो उसको वो देनी पड़ेगी किसी, ठीक है। तो वही है वर्क डन बाय टेंशन जीरो। कहीं पे वर्क डन बाय रस्सी पॉजिटिव होगा, कहीं पे वर्क डन बाय रस्सी नेगेटिव होगा, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन जीरो हो जाए। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे देखिए, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है, मानते हो, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन पॉजिटिव। यहां पे देखिए, एक पुली है, दो रस्सियों से, एक ही रस्सी से दो डब्बे बने, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जा रहा होगा, है ना, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे टेंशन तो ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे, इसका वर्क डन नेगेटिव होता है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं, वर्क डन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया टोटल वर्क डन बाय द टेंशन जीरो हो गया, ठीक है। तो Tx2 माइनस Tx1 जीरो इक्वल टू इज। अब देखो ध्यान से, एक यहाँ पे ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए, मजा आ जाएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इससे आप चुटकियों से कर लोगे सवाल, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। इरोडो को एकदम क्रैक करेंगे, किल करेंगे। अगर x2 के साथ वाली रस्सी का टेंशन मान लेता हूं मैं T2, x1 की साथ वाली रस्सी का टेंशन मान लेता हूं T1, यहां पे देखिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और x2 बाय x1 क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखो, वो मिला T1 बाय T2। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, इसको मैं फिर से डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो ये एक्सीलरेशन का रिलेशन दे देगा। तो यानी इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वही एक्सीलरेशन का रिलेशन है। तो इस तरीके से मैं एक्सीलरेशन का आपको रिलेशन दे देता हूं। इस तरीके से बच्चों मैं आपको एक्सीलरेशन का रिलेशन दे देता हूं। यानी एक्सीलरेशन जो है वो टेंशन के इनवर्स रेशो में है। एक्सीलरेशन का जो रेशो है वो टेंशन का इनवर्स रेशो है। जो इस डब्बे का टेंशन है वो नीचे है, जो इस डब्बे का टेंशन है वो ऊपर है, इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, मजा है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया, क्या सिखा दिया फिर से, ठीक है। ये रहा आपके सामने एक्सीलरेशन a1 बाय a2, तो a1 का इनवर्स t1, a2 का ऊपर t2, a1 बाय a2 इनवर्स रेशो टेंशन बाय टेंशन। ये कब होगा, जब दो डब्बे होंगे, ठीक है। जब 4-5 डब्बे होंगे तो ये नहीं होगा, तब आपको ये ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको दो डब्बे होंगे तो दो डब्बों में ये किया जा सकता है बड़ी आसानी से। देखो मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले एक और चीज समझनी चाहिए, टी टू टी करते आना चाहिए। देखो ये पुली है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पुली की ये एक रस्सी,
ये एक रस्सी है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम हो, तो टी टी। और एक और रस्सी है पुली के सेंटर से ऊपर की तरफ। अब पुली ना बेटा क्या होती है, मासलेस होती है। मासलेस पुली में ना टेंशन बैलेंस होना चाहिए। तो नीचे की तरफ अगर दो टेंशन है टी टी, तो ऊपर भी टू टी होना चाहिए। ये तो ऊपर की एक रस्सी नीचे की दो रस्सी को बैलेंस कर रही है, तो टी टी टू टी ये करना आना चाहिए हमें। देखो एक बार फिर से, इधर सपोज दो रस्सियां, इधर एक रस्सी, तो ये एक रस्सी इन दोनों रस्सियों को बैलेंस कर रही होगी मासलेस पुली में, तो टी टी टू टी हो गया। अगर सोचो ऐसा है, ठीक है, ये इसमें ये एक तरफ एक रस्सी है और इधर एक तरफ दो रस्सी, तो ये टी टी होगा, तो ये इन दोनों को बैलेंस करेगी, तो ये टू टी आ जाएगा। पुली पे टोटल टेंशन बैलेंस होना चाहिए मासलेस पुली, जितना टेंशन ऊपर उतना टेंशन नीचे। नीचे दो रस्सियां हैं इसमें, ऊपर एक रस्सी है, तो एक रस्सी दो रस्सियों को मिला के टेंशन बैलेंस कर रही होगी, इसलिए टू टी ये टी टी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे चुटकियों में कंस्टेंट रिलेशन सिखा रहा हूं, गौर से देखिए। ये T1, ये T1। एक काम करो ना, टी टी मान लो, ठीक है, इसको टी मान लो, इसको टी मान लो, तो ये आपके सामने एक रस्सी टी टी, ठीक है। फिर ये आपके सामने दूसरी रस्सी आ गई। अब देखो टी टी, तो ये टू टी, ये टू टी, समझे। अगर मैं इसका एक्सीलरेशन मान रहा हूँ A1, इसका एक्सीलरेशन मान रहा हूँ A2, तो A1 के साथ है टेंशन T, तो जब आप A1 बाय A2 रेशियो लिखोगे, तो A1 के साथ वाला टेंशन रिवर्स में आए, A2 के साथ वाला टेंशन उसके रिवर्स में आए, और A1 बाय A2 मिल चुका है आपको 2। कंस्ट्रेंट रिलेशन खत्म। जब भी दो डब्बे हैं सिस्टम में, आप ये वाला कंसेप्ट यूज करके कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये वाला केस देखते हैं। ये एक रस्सी, ये टेंशन T, ये टेंशन T, फिर टी टी इधर आ जाएगा टू टी, इस पूरी रस्सी में टेंशन हो जाएगा टू टी टू टी। अब एक और मूवेबल पुली है, तो टी टी टू टी हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर इस मूवेबल पुली में टू टी तो ऊपर ऐड होके हो जाएगा फोर टी, समझ गए। ये फोर टी इधर आ जाएगा, फोर टी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब A1 बाय A2 देख लेते हैं। तो A1 के साथ है टेंशन T, इनवर्स है ना, तो A1 के इनवर्स में आएगा T। A2 के साथ है 4T, तो A2 के इनवर्स में आएगा 4T। हो गया खत्म, A1 बाय A2 रेशो आ गया 4। अरे जनाब कितनी भी पुली लगा दो, अब तो खेल खत्म। बोलो कितनी पुली लगाए, इतनी लगा दे चलेगा, टेंशन तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, पक्का खत्म। आओ खत्म करते सवाल। टी टी टू टी, टू टी टू टी, 4T 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 80 80 80 16T 16T इधर आ चुका है। इसका मान लिया मैंने A1, इसका मान लिया मैंने A2, A1 बाय A2। ध्यान से देखो, A1 के साथ है T इनवर्स में, A2 के साथ है 16T इनवर्स में, तो A1 बाय A2 आ चुका है बेटा जी 16। ये मैंने आपको सिखा दिया कंस्ट्रेंट रिलेशन बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली। ये कब लागू होगा, जब दो ही ब्लॉक्स होंगे सिस्टम में, ठीक है। अब आइए हमारे सवाल पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका मैं एक्सीलरेशन मान लेता हूँ A1, इसका मैं एक्सीलरेशन मान लेता हूँ A2। अब टी टी टू टी करते, ठीक है। ये देखो ये एक रस्सी है, तो इसमें टी टी इधर आ गया 2T। अब ये पूरी एक ही रस्सी है, ये हो गया 2T, खत्म सवाल। A1 बाय A2 क्या मिला, A1 के साथ है 2T इस बार, तो A1 के अपॉन में 2T। A2 के साथ है देखो T, A2 के साथ वाली रस्सी में है टेंशन T, तो A2 के साथ आ गया T, तो A1 बाय A2। यहां से हमें रिलेशन मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2 इक्वल टू ट्वाइस A1। खेल खत्म हो चुका है। ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है ये सिर्फ रस्सियों के बेसिस पे है, इसमें मासेस का कोई रोल नहीं होता है, इंक्लाइन प्लेन का कोई रोल नहीं होता है। इजीली हो गया कंस्ट्रेंट रिलेशन, आराम से आ गया। अब इक्वेशन बनाना जरूरी। देखो बच्चे, यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा, ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। क्यों बेटा नहीं लगेगा, बताओ तो जरा, क्यों नहीं लगेगा बताओ तो जरा। क्योंकि यहाँ पे मूवेबल पुली है, मैंने बताया था ना,
नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कब लगता है? जब सारे डब्बों का एक्सीलरेशन सेम हो, ठीक है, यहाँ पे और सीधे सीधे कनेक्टेड हो, तब ये लगाना है। यहाँ पे तो मूवेबल पुली है खेल में, तो इसीलिए आपको एफबीडी बना के इक्वेशन जरूर लिखनी पड़ेगी। तो इसकी एफबीडी क्या हो गई बेटा? आ जाओ, इसकी एफबीडी बना लेते हैं फटाफट, इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो ईटा एम है मास, तो ईटा एम जी नीचे आ गए और टेंशन टी ऊपर आ गए, एक्सीलरेशन E2 नीचे आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कई बच्चे यहाँ पे मास गलत लिखेंगे, ये गलती आप मत कीजिएगा प्लीज। नेट फोर्स में से बड़ा है ये वाला, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो ईटा एम जी माइनस टेंशन इक्वल टू मास ईटा एम इंटू A2, ये लिखना था, ठीक है। ध्यान से देखो, मास इस डब्बे का लिखेंगे, गलती मत कर देना कोफिशिएंट की, और एक्सीलरेशन इसी डब्बे का लिखेंगे। अब इसका एफबीडी आ जाती है। देखो बेटा, इंक्लाइन प्लेन में हमें एक चीज पता होती ना, ये आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए। इंक्लाइन प्लेन का हम ना फॉर्मूला डायग्राम याद करवाते। अगर आपके पास ये अल्फा है, तो इस तरफ mg साइन अल्फा होता है, इस तरफ mg कॉस अल्फा होता है, इस तरफ नॉर्मल होता है। ये इंक्लाइन प्लेन का आपको ध्यान होना चाहिए। mg का कंपोनेंट इस तरफ आता है, mg साइन अल्फा। अब इस डब्बे पे देखो, इस m पे टू टेंशन इस तरफ है, मोशन के अलोंग देख रहे हैं एफबीडी, टू टेंशन इस तरफ है, और mg साइन अल्फा इस तरफ आएगा, mg साइन अल्फा, और एक्सीलरेशन A1 इस तरफ आए। इसकी इक्वेशन क्या होगी? टू टेंशन बड़ा है तो नेट फोर्स होगा 2t माइनस mg साइन अल्फा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हो गया, गेम खत्म है कि नहीं? यहां से एक इक्वेशन आ गई, यहां से एक इक्वेशन। इस पे डेफिनेटली नॉर्मल और mg cos अल्फा बैलेंस हो जाएंगे। अभी मैंने मोशन के अलोंग ही इक्वेशन लिखी है बस। तो ये हो गया आपके सामने सिंपल सी कहानी। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखा देते हैं, आ जाओ, ठीक है। पहली इक्वेशन ये रही, ठीक है, ईटा एम जी माइनस टी इक्वल टू ईटा एम A2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी 2t माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू MA1, और कंस्ट्रेंट रिलेशन A2 बराबर 2 अल्फा, A2 बराबर 2A1। इनको सॉल्व करना अभी मैं सिखा देता हूं, ठीक है। तो A2 की जगह ये रख दूं। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, इधर 2t, अगर मैं यहाँ पे 2 ले आऊं तो गेम आसान हो जाएगा। ये 2t है तो यहाँ पे 2 ले आऊं तो ये भी 2t हो जाए, फिर मैं दोनों को ऐड करके कैंसिल कर सकता हूँ। इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन। तो मेरे को क्या मिला? 2 ईटा एम जी माइनस 2t इक्वल टू 2 ईटा एम A2, ठीक है। अब A2 कौन है? A2 ये है, ये भी रख दो 2 ईटा एम जी माइनस 2t, 2 2 जा 4, 4 ईटा एम A1। इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये इक्वेशन को ऐड कर दो, इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दो, हो गया जनाब, गेम खत्म। ध्यान से देखो, ऐड कर दोगे, टू टेंशन कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 एटा एम जी माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू A1 कॉमन, M कॉमन, 1 प्लस 4 ईटा। एम जी यहां से कॉमन ले लीजिए बेटा, m से m कट जाएगा, तो आपको देखो क्या मिल रहा है, g इंटू 2 ईटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 अल्फा, दिस इज A1। अब यहां पे ये गलती मत करना कि A1 रिपोर्ट करके आ गए। पूछा क्या था? ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या था? ध्यान से पढ़ो। किसका एक्सीलरेशन पूछा है? बॉडी 2 का, तो A2 was the answer। ये भी बच्चे गलती करते हैं, पूछा किसी और का एक्सीलरेशन जाता है, बता कुछ और आ जाता है। A2 है डबल ऑफ A1, तो इसका डबल इज द आंसर। खत्म। 2g अपॉन 1 प्लस 4 ईटा, क्या था? 2g 2 ईटा माइनस साइन। तो ये है बच्चा लोग इस सवाल का आंसर। अब बोल रहा है केसेस डिस्कस कर लो, तो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो 2 ईटा माइनस साइन अल्फा
अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है, ईटा एम डाउनवर्ड्स आएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डब्बा नीचे आ जाए, है ना। तो अगर हमने जो एक्सेलरेशन निकाला है वो नेगेटिव आ जाए, यानी रिवर्स हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ जाता है बेटा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो वही है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आ जाओ, मैग्नीट्यूड तो वही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड तो वही है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देख ये अटक गया स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड भी लगता है कंस्ट्रेंट रिलेशन झेल नहीं पा रहा है अच्छा अभी इसको ठीक कर देते हैं, है ना, अभी इसको ठीक कर देते हैं। यस, अभी इसको ठीक कर देते हैं, आ जाओ, ठीक है, अभी इसको हम ठीक कर देते हैं। 1 मिनट बस दीजिए, जब तक आप जल्दी से लिख लो फटाफट, ठीक है, जल्दी से आप लिख लो फटाफट। आ जाओ, आगे बढ़ा दें कहानी को। यस यस यस, जल्दी से आ जाओ, आगे बढ़ा दें कहानी को, है ना। ये रहा हमारा आंसर। तो इस केस में क्या होगा, 2 ईटा माइनस साइन अल्फा जब लेस देन 0 होगा तो जो ईटा एम का डब्बा है वो इतने ही एक्सेलरेशन से अप जा रहा होगा। तो 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिया और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगले सवाल पे चलते हुए, हर सवाल आपके लिए चुन चुन के लेके आया हूं ताकि आपको हर टाइप में महारत हासिल हो, आपको एम्पावर कर सके। आइए अगला सवाल आपके सामने, ये एक अरेंजमेंट है, सवाल समझा देता हूं, पॉज करके पढ़ लो फटाफट। एम मास है, एम मास एक रिंग है, रिंग एक रस्सी है, उसमें एक रिंग फंसी हुई है, वो एम मास है। बीड बोल सकते हो, पर्ल बोल सकते हो, जो मोतियों की माला आती है ना वो मोती बोल सकते हो, ये मोती है स्मॉल एम मास का। ये कैपिटल एम मास की रॉड है जिसकी लेंथ है एल। अब होगा क्या, कैपिटल एम भारी नीचे आ रहा है, स्मॉल एम हल्का ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब स्मॉल एम रस्सी के साथ ही है, स्मॉल एम को रस्सी ने पकड़ के रखा है, ठीक है, स्मॉल एम रस्सी के साथ ही ऊपर नीचे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। In the arrangement shown, the mass of the rod M exceeds the mass of the ball M. The ball has the opening permitting it to slide along the thread with some friction. Okay, the mass of the pulley and friction on the axle is negligible. पुली जो है वो आइडियल है, रस्सी यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है, अच्छा जी यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है, ओके। At initial moment the ball was located opposite the lower end of the rod. ये इनिशियल मोमेंट है, बॉल जस्ट यहाँ पे थी। When set free, both the bodies began moving with constant acceleration. जब फ्री कर दिया तो दोनों बॉडीज का कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ गया, दोनों बॉडीज का कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ गया। Find the friction force between ball and the thread if t seconds after the beginning of motion the ball got the opposite upper end of the rod. यानी समझे, शुरुआत में यहाँ पे थी बॉल, ठीक है, अब हो क्या रहा होगा, ये नीचे जा रही होगी, ये ऊपर जा रहा होगा, और फिर आफ्टर टी सेकेंड्स क्रॉसिंग हो गई, आफ्टर टी सेकेंड्स क्या हो गई बेटा, क्रॉसिंग हो गई, ठीक है। तो समझ लो, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, क्रॉसिंग हो चुकी। आपकी रॉड की लेंथ दी है एल, ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है आपसे, जल्दी से बताओ, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बॉल एंड द थ्रेड। आइए, ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द थ्रेड। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये वाला बेसिक पुली सिस्टम आपको आना चाहिए। सिर्फ एक बेसिक पुली है, एक रस्सी है, एक तरफ कैपिटल है, एक तरफ स्मॉल है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, करेक्ट। तो mg है ज्यादा खींचने वाला, इसको याद है खोल के पूरा सिखाया था। तो ये कैपिटल एम आ गया, ये स्मॉल एम आ गया, इस तरफ है कैपिटल एम जी नीचे खींच रहा है, इस तरफ है स्मॉल एम जी। देखो ना, अब यहाँ दोनों एम जी में लड़ाई चल रही, कौन ज्यादा भारी, किसकी चलेगी, तो जो मास ज्यादा भारी है उसकी चलेगी।
इसको देखो mg खींच रहा है, ये स्मॉल mg खींच रहा है, इसको ऐसे करोगे तो आपको ऐसे फीलिंग आएगी, ये फीलिंग आएगी। अब देखो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है mg माइनस स्मॉल mg अपॉन टोटल मास। खत्म बच्चों, कितना आसान। वैसे ना आपको इसके फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, एक्सेलरेशन तो निकालना सिखा दिया, टेंशन भी इसका याद होना चाहिए। ये आता है 2m1m2g अपॉन m प्लस m। कैसे लिखेंगे, आप किसी का भी एफबीडी बना लो, ठीक है, ये रहा मान लो एक्सेलरेशन नीचे, इसकी इक्वेशन क्या होगी mg माइनस टी इक्वल टू ma। तो सॉल्व करोगे टेंशन आ जाएगा mg माइनस ma, और इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, ये वैल्यू a की यहाँ पे रख के पुट करके सॉल्व करना, आपको टेंशन ये मिलेगा, टेंशन आ जाएगा 2mm g अपॉन m प्लस m। ये बच्चों को याद होना चाहिए, इससे आपके काफी सारे आसान हो जाते हैं सवाल। अब हम देखते हैं क्या ये वही चीज है। मान लीजिए एक चीज आपके साथ में डिस्कस करता हूं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये जो है, ठीक है, ऐसा ही सेटअप हो सकता है, मान लीजिए, और यहाँ पे जो इस रिंग पे जो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन क्या है, वो रस्सी का ही तो फोर्स है, रस्सी का ही तो फोर्स है वो फ्रिक्शन, यानी वो जो फ्रिक्शन है वो रस्सी का टेंशन माना जा सकता है, वो जो फ्रिक्शन है वो रस्सी का टेंशन माना जा सकता है। रस्सी का टेंशन ही रस्सी का फोर्स है, जो ही यहाँ पे रस्सी का फ्रिक्शन है, जो ही एम बॉल्स पे लग रहा है, और वो ही टेंशन, पूरी रस्सी एक ही ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी रस्सी में सेम टेंशन हो गया, वही तो केस हो गया, सेम टू सेम केस हो गया। तो एक्सीलरेशन वही ले लिया और टेंशन वही ले लिया, खत्म गेम। यही टेंशन है और यही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का आंसर हो चुका है आपके सामने 2mmg अपॉन m प्लस m। यही टेंशन है, यही फ्रिक्शन है, दिस इज द आंसर। अब बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको आंसर ना टी में देना है। अगर आप इसका आंसर देखते हो ना तो आंसर टी में आता है, और आंसर में एल भी आता है, और आंसर में, ठीक है, एल और टी कैसे आएगा वो सीखते हैं, है ना, नहीं तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होगा। आओ देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे सोचो कि एक ट्रेन है वो आगे जा रही है, एक आदमी है जो ऐसे जा रहा है, ये अब क्रॉसिंग हो रही है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, और ये क्रॉस कर रहा है। ये हमको अच्छे से पता होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं, उनके बीच का मोशन का जब डिस्कशन होता है कि कब क्रॉसिंग होगी, कब कोलिजन होगा, उनके बीच का डिस्टेंस जब क्या बात होती है, तो हम रिलेटिव की अप्रोच लगाते हैं, रिलेटिव मोशन की अप्रोच लगाते हैं। आओ समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है बेटा v1 माइनस v2। और जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है v1 प्लस v2। रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें, अब ये हमें पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो रेस्ट पे हो जाता है। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बात करूं, तो इसका मतलब ट्रेन को रेस्ट पे ले लो, ये जो पार्टिकल है ये ऐसे घूम के जाए, तो इसको कितना ट्रेवल करना है, लेंथ है ट्रेन की l, तो इसको कितना ट्रेवल करना है, ये रोक दो तो ये कितना l ही तो ट्रेवल करेगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेस देखो, रिलेटिव ग्राउंड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा मोशन, ठीक है, दोनों चलते, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखोगे तो ये पार्टिकल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड के साथ, रिलेटिव एक्सीलरेशन के साथ, और रिलेटिव डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा l। समझ गए। रिलेटिव एक्सीलरेशन पे आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है वैसे ही सेम, जैसे रिलेटिव स्पीड लिखी ना, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा a1 प्लस a2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस सेटअप को मैं एज इट इज ऐसा मान रहा हूं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते है ना। आ जाओ, इस सेटअप को ऐसे ही मान लेता हूं, ये मान लेता हूं कि रस्सी के साथ ही अभी अटैच्ड है, ये ऊपर जा रहा होगा रस्सी के साथ, ये नीचे आ रहा होगा,
ठीक है, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा। ये अज्यूम करना बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, इससे आपका काम बड़ा आसानी से आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिया तो है नहीं कि फ्रिक्शन कितना है भाई, यहाँ पे तो ऐसे दिया नहीं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि बॉल रस्सी के साथ ही, तो बॉल रस्सी के साथ ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रही है। इसको मानने से क्या होगा, हमारा इस सवाल का आंसर तुरंत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना सफिशिएंट है कितना नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं दी है। तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग तो हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आदमी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रही है, सेम एक्सेलरेशन से। ठीक है बच्चों, सेम एक्सेलरेशन से मान लूं तो ये केस और ये केस आइडेंटिकल मान सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन का आंसर तो तुरंत आ गया, ठीक है। लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव स्पीड का भी इस सवाल में महत्व था। देखो कैसे, ये m है, ये a से नीचे जा रहा है। अब हमने क्या कंसिडर किया कि ये भाई रस्सी के साथ ही, तो ये भी a से ऊपर ही जा रहा होगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलो जरा, देखो अपोजिट है, a प्लस ए 2a आ गया, समझे? यस। फिर आगे चलते हैं। रिलेटिव इनिशियल स्पीड 0 दी है, क्योंकि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट जस्ट रिलीज किया है, तो रिलेटिव इनिशियल स्पीड दोनों की 0 है। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है l, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। रिलेटिव में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दिया, तो देखिए जरा a मिल गया आपको कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है, और एक्सेलरेशन हमारा क्या था, एक्सेलरेशन हमारा था m माइनस एम जी अपॉन m प्लस m, ठीक है। अब देखो आंसर ना, आपको ये जो आंसर है, ये आंसर आपको a l t, l और t के टर्म्स में लाना था, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेला। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे खेला। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, g की वैल्यू निकाल लेते g की वैल्यू निकाल लेते इनके टर्म्स में, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना उसके टर्म्स में आंसर मैच करना है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो गया भाई, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, जी की वैल्यू ऊपर से रख दो, 2mm अपॉन m प्लस m इंटू जी, ये हो जाएगा m प्लस m अपॉन m माइनस m l अपॉन टी स्क्वायर, m प्लस m कट गया, फाइनल आंसर आपको ये मिल चुका है, खत्म। दिस इज द फाइनल आंसर। अब हुआ क्या, इतना सब समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा, इसको देखो चुटकियों में करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये m, ये स्मॉल m, मैं तो मान रहा हूँ कि ये रस्सी के साथ फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन नीचे, ये एक्सेलरेशन ऊपर, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया, m माइनस एम अपॉन m प्लस एम जी, याद ही है मेरे को फॉर्मूला, खत्म, ठीक है। फिर मेरे को पता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ओरली देख के समझ में आ रहा है रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा रिलेटिव में, ध्यान से समझना, तो l इक्वल टू 0 प्लस हाफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन है 2a टी स्क्वायर, तो यहां से देखो तुरंत l अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके बराबर कर दिया, तो मेरे पास ये रिलेशन था। और टेंशन का फॉर्मूला मेरे को याद है, 2mm g अपॉन m प्लस m। अब मैंने क्या किया, g की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख दी, और आंसर मेरे सामने है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से है, ये आपको एरोडो का आंसर मिलता है, यही टेंशन है, यही रस्सी का फोर्स है, यही फ्रिक्शन है। अगले सवाल पे चलते हुए मजा आ गया एकदम, ठीक है। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। इस सवाल में कॉम्बिनेशन है 1.7, कौन सा सवाल किया अभी हमने, देखो 1.74 किया और 1. ठीक है 72 किया। 1.72 में जो सीखे और 1.74 में जो सीखे उसका कॉम्बिनेशन है, समझे? देखो
यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन है, मूवेबल पुली आ गई और ये 1 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है और आपसे टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछ रहा है ये 1, इसका एक्सीलरेशन ऊपर मान लेते हैं a1, ये 2, इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं नीचे a2। रिलेटिव एक्सीलरेशन जल्दी बताओ प्यारे बच्चों कैसा है, अपोजिट है तो a1 प्लस a2। रिलेटिव डिस्टेंस l है, रिलेटिव इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है, तो L इक्वल टू ut प्लस हाफ रिलेटिव एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो t आ गया देखो सॉल्व करके 2l अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपसे पूछा जा रहा है। देखो जल्दी से, इन द अरेंजमेंट शोन द फिगर ऑफ द बॉल ऑफ द मास, ये बॉल की जो मास है वो ईटा टाइम्स m है और ईटा है 1.8 m, ये बॉल की मास थी। और रॉड का मास मान लेते हैं हम m, लेंथ दी है आपको 1 मीटर, मासेस है, पुली निग्लिजिबल है, फ्रिक्शन सब कुछ नहीं है, सब आइडियल कंडीशन है, बॉल सेम लेवल पे थी। हाउ सून कितनी जल्दी, कितना समय लगेगा जब बॉल क्रॉस कर देगी रॉड को, तो ये वो समय है बस आपको a1 और a2 निकालने का था। आओ निकाल लेते हैं, ठीक है, आ जाइए a1 और a2 निकाल लेते हैं। ये कंसेप्ट फिर से बता दो एक बार, तो इसको ऊपर मान लिया a1 से, इसको नीचे मान लिया a2 से। रिलेटिव डिस्टेंस l, रिलेटिव स्पीड इनिशियल 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इससे आपका टाइम आ जाएगा। अब देखो ये है आपका सेटअप, ठीक है, ये है आपका सेटअप, ध्यान से देखेंगे। टी टी टू टी कर लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? देखो टी टी टू टी कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ये टी, ये टी, ये 2t। ओहो सर, हाँ ओके बच्चों, अच्छा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, टी टी 2t और यही 2t यहाँ पे, समझे बेटा, इसकी a1 इसकी a2, ठीक है। अभी हमने सिखाया था कंस्ट्रेंट रिलेशन, a1 बाई a2 है, इनवर्स इनवर्स, इसका ऊपर इसका नीचे, इसी को खेलते हैं। a1 बाई a2 है क्या, a1 के साथ है 2t तो अपॉन में आएगा 2t, a2 के साथ है t, ऐसे। फिर देखो ये आ गया 1/2, इधर उधर ले जाओ, a2 आ रहा है ट्वाइस ऑफ a1, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। फिर अब आ जाओ पॉइंट की बात करते हैं, इसका मास है 1.8 mg, ये नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है बेटा 2 टेंशन, और एक्सेलरेशन ऊपर मान लिया a1। जल्दी से इक्वेशन लिखें इसकी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान दें कि मास जो है 1.8 है, तो 2t माइनस 1.8 mg इक्वल टू मास इनटू मास, मास 1.8 मास इसी में गलती करते बच्चे, इनटू एक्सेलरेशन, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास है। अब इसकी बात करते हैं रॉड की, रॉड की बात करते हैं बच्चों, आ जाओ। रॉड का मास है m, mg नीचे, इस पे टेंशन ऊपर है और इसका एक्सीलरेशन है नीचे a2, ऐसे ही होगा ना, रॉड नीचे जाएगी बॉल ऊपर जाएगी तभी तो क्रॉसिंग होगी। इसका ऊपर मान लिया टेंशन, नीचे mg और एक्सीलरेशन नीचे, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इक्वल टू एक्सीलरेशन में mg बड़ा है इस बार, तो mg में से टेंशन को माइनस करने का है। ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। इसमें एक काम करता हूं ना, इसकी वैल्यू पहले ही डाल देता हूं, तो ये आपके सामने आ गया अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, समझ ही गए, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, गेम खत्म, 2t खट जाएगा सब। आ जाओ देखते सॉल्व करते। तो एक इक्वेशन है हमारे पास ये, ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन है हमारे पास ये, एक इक्वेशन है हमारे पास ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2mg माइनस 2t इक्वल टू 4ma1, यहाँ पे 2t माइनस 1.8 mg इक्वल टू 1.8 ma1, ऐड करो जल्दी से, सॉल्व करो बच्चा लोग, बताओ क्या आया आंसर, बताओ क्या आया आंसर। ये देखो कितना हो गया 0.2 mg
इक्वल टू 5.8 M(A1), M से M गया, A1 आ गया 2G/58। ये आपके सामने आंसर है। A1 आ गया 2G/58, पॉइंट हटा दिया हमने। और A2 क्या था? A2 था ट्वाइस ऑफ A1, तो A2 हो जाएगा 4G/58। समझे बच्चा जी? खेल खत्म। ठीक है, आपका समय क्या आया था? अभी निकाला था हमने समय, √2L/A1 + A2। बस रख दो। A1 + A2 क्या है? 2G/58 + 4G/58 क्या हो गई? 6G/58। इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये हो गया √2L/6G/58। 58 ऊपर चला जाएगा, 2L इंटू 58/6G, ये 2 से कटेगा, √58L/3G। ये है आपका सही जवाब। अगर आप इस सवाल को डायरेक्ट करोगे तो ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन अगर आप पहले इसको 1.72 करोगे, ठीक है, फिर 1.74 करोगे, तब आपको ये सवाल आसान लगेगा। आप देख रहे हो कैसे मैं सिलेक्ट करके सवाल लेके आया था आपके सामने, ताकि आपकी एक कहानी बने, दिमाग में एक अप्रोच बने, कैसे हम एक इतने छोटे से लेक्चर में कितना कुछ सीख जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यार बच्चों, ठीक है, आपको बहुत मजा आया होगा, आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे अच्छे सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, कितना कुछ सीखे, बहुत सारा सीखे होंगे आई होप। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीतुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। और जाने से पहले एक चीज जरूर बता दूं कि अनसेट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, अनसेट का एग्जाम आ रहा है, तो 8 और 15 अक्टूबर को अनसेट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर उसके यूज करिए, और लिंक से रजिस्टर करते टाइम इनपुट कीजिए कोड 8024, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 8024 हमेशा याद रखना अनअकैडमी को यूज करते टाइम, दिस इज अ वेरी पावरफुल कोड। इस कोड का मतलब है वी आर एट वर्क 24 आवर्स, #8024, #एक्सट्रीम मेहनत। और बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अनाउंसमेंट आ रहे हैं, ठीक है। संडे को हमारा है ना, मंडे को बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है, तो मंडे को बहुत बड़ा लॉन्च होगा, उसका आप तैयार रखिए, इंतजार करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।